नमस्ते। अगर आपको रात की शांत कहानियां सुनना पसंद है, जो दिमाग को हल्का करें और नींद को अपने आप आने दें, तो इस कहानी को पूरा ध्यान से सुनिए। और अगर ऐसे ही सुकून भरे सफ़र आप रोज सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। इससे हमें समझ आता है कि आप ऐसी कहानियां और सुनना चाहते हैं। अब बस आराम से लेट जाइए और कहानी को सुनते रहिए। आज की कहानी गांव की सब्जी बेचने वाली औरत। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, बस आसमान में हल्की हल्की नीली रोशनी फैल रही थी और गांव की कच्ची गलियों में हवा के साथ मिट्टी की खुशबू चल रही थी। उसी समय गीता ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी उम्र करीब 35 साल थी। चेहरा थोड़ा थका हुआ, लेकिन आंखों में एक आदत वाली चमक थी, जैसे रोज की मेहनत ने उसके अंदर एक मजबूत सा भरोसा भर दिया हो। उसका छोटा सा घर गांव के किनारे था, जहां पीछे खेतों की तरफ एक पतली पगडंडी जाती थी। घर की दीवारें मिट्टी की थीं, छत पर पुरानी खपरेल और आंगन में एक कोने में मिट्टी का चूल्हा रखा था। वहीं पास में एक पुरानी लकड़ी की टोकरी थी, जिसमें कल की बची हुई कुछ सब्जियां रखी थीं। गीता उठी, धीरे से अपने पांव जमीन पर रखे और सबसे पहले बाहर झांक कर देखा। गांव अभी आधा सोया था। कहीं कहीं मुर्गे की आवाज आ रही थी और दूर से किसी बैल की घंटी की टन टन सुनाई दे रही थी। गीता ने अपनी साड़ी ठीक की और आंगन में जाकर पानी का लोटा उठाया। पास के हैंडपंप तक गई। हैंडपंप पर हाथ लगाया तो लोहे की ठंडक हथेली में उतर आई। उसने 2-3 बार हैंडपंप चलाया और ठंडा पानी बहने लगा। पानी के साथ मिट्टी की खुशबू और भी गहरी हो गई। उसने मुंह धोया, चेहरे पर पानी के छींटे मारे और थोड़ी देर वहीं खड़ी रही, जैसे नींद पूरी तरह उतरने का इंतजार कर रही हो। फिर उसने वापस घर की तरफ कदम बढ़ाए। घर के अंदर उसका बेटा मोनू एक कोने में चादर ओढ़े सो रहा था। उम्र करीब 10 साल, दुबला पतला, और उसके पास ही उसकी छोटी बेटी गुड़िया, उम्र 7 साल। दोनों के चेहरे पर नींद की मासूमियत थी। गीता ने उनके बालों पर हाथ फेरा, फिर चूल्हे के पास बैठकर लकड़ियां जमा करने लगी। लकड़ी जलने की आवाज, हल्की सी चटक और फिर धुआं। गीता ने आंखें हल्की सिकोड़ लीं, फिर फूंक मारकर आग को तेज किया। चूल्हे पर एक पुरानी कड़ाही रखी, उसमें थोड़ा पानी डाला और चाय पत्ती डालकर चाय बनाने लगी। उसका पति रामदीन कुछ साल पहले बीमार होकर चल बसा था। गांव में सब जानते थे कि रामदीन मेहनती आदमी था, लेकिन किस्मत ने ज्यादा साथ नहीं दिया। गीता के लिए उसके बाद जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी। अब उसे ही घर चलाना था, बच्चों को पालना था और गांव में इज्जत के साथ जीना था। शुरू में उसने दूसरों के खेतों में काम किया, कभी किसी के घर में झाड़ू पोंछा, लेकिन जो काम उसे सच में टिकाऊ लगा वो था सब्जी बेचना, क्योंकि उसे खेतों की समझ थी। उसे पता था कौन सी सब्जी कब तैयार होती है, कौन सी जल्दी खराब होती है और कौन सी मंडी में अच्छे दाम देती है। चाय बनते ही उसने 2 छोटे गिलास निकाले, खुद ने एक घूंट लिया। गर्म चाय गले से उतरते ही शरीर में एक सी गर्मी फैल गई। फिर उसने जल्दी जल्दी एक मोटी रोटी बनाई, थोड़ा सा कल का बचा हुआ आलू का भुजिया निकाला और खुद ने जल्दी से खा लिया, क्योंकि उसके पास समय बहुत कम था। सब्जी बेचने वाली औरत की सुबह देर से शुरू नहीं हो सकती। अगर देर हो जाए तो मंडी में अच्छा माल हाथ से निकल जाता है और फिर पूरे दिन की कमाई आधी हो जाती है। उसने अपनी टोकरी उठाई, उसमें कल की बची हुई सब्जियां अलग रखीं, कुछ भिंडी, कुछ बैंगन और 2-3 लौकी। फिर उसने अपने सिर पर एक पुराना कपड़ा बांधा ताकि भारी बोझ सिर पर रखते समय दर्द न हो। बाहर निकलते ही हवा थोड़ी ठंडी लगी, लेकिन उसे आदत थी।
गांव के रास्ते पर चलते चलते उसने देखा कि कुछ औरतें भी अपने काम के लिए निकल रही थीं। कोई दूध लेकर जा रही थी, कोई गोबर के उपले उठाने और कोई खेत की तरफ। सबकी चाल में एक ही बात थी, जल्दी, क्योंकि गांव की जिंदगी सूरज से पहले जाग जाती है। गीता का रास्ता खेतों के बीच से होकर जाता था, जहां सुबह की ओस पत्तों पर चमक रही थी और कहीं कहीं मेंढक की आवाज सुनाई दे रही थी। दूर एक तालाब था, जहां हल्का सा धुंध फैला था। तालाब के पास कुछ भैंसें खड़ी थीं और एक लड़का उन्हें पानी पिलाने आया था। गीता ने उस लड़के को देखा तो उसे अपना बचपन याद आ गया, जब वो खुद भी इसी तालाब के किनारे बैठकर पानी में पैर डुबोया करती थी। लेकिन फिर उसने अपने दिमाग से वो याद हटाई, क्योंकि आज उसे मंडी पहुंचना था। वो गांव के बाहर वाले कच्चे रास्ते पर पहुंची, जहां से एक पक्की सड़क जाती थी। उस सड़क पर सुबह सुबह ही ट्रैक्टर, साइकिल और कभी-कभी बस भी निकलती थी। गीता वहीं खड़ी होकर एक बैलगाड़ी का इंतजार करने लगी, क्योंकि बैलगाड़ी वाला हर सुबह मंडी तक जाता था और बदले में वो सब्जी वालों से थोड़ा किराया लेता था। कुछ देर बाद बैलगाड़ी की आवाज आई, लकड़ी के पहियों की चरचर और बैलों की सांस की फूं-फूं। बैलगाड़ी चला रहा था जग्गा काका, उम्र 60 के आसपास, सफेद दाढ़ी और सिर पर गमछा। जग्गा काका ने गीता को देखा और बोले, अरे गीता बेटिया, आज जल्दी निकल गई। गीता ने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, काका देर हो गई तो आज का दाम गिर जाएगा। जग्गा काका ने सिर हिलाया, जैसे वो ये बात 100 बार सुन चुके हों। फिर उन्होंने बैलगाड़ी रोक दी। गीता ने अपनी टोकरी उठाई और सावधानी से बैलगाड़ी में रख दी। खुद भी बैठ गई। बैलगाड़ी आगे बढ़ी। रास्ते में मिट्टी उड़ने लगी और हवा में हल्की सी ठंडक बनी रही। बैलगाड़ी में गीता के अलावा 2 और लोग थे। एक आदमी जो गुड़ लेकर जा रहा था और एक बूढ़ी औरत जो शायद अपने बेटे के घर जा रही थी। बूढ़ी औरत बार बार खांस रही थी और बीच बीच में गीता को देखकर पूछती, बेटी आज क्या बेचोगी? गीता जवाब देती, जो मिलेगा मंडी में वही। बूढ़ी औरत बोली, तुम जैसी औरतें ही घर चलाती हैं, वरना आदमी के बिना तो घर उजड़ जाता है। गीता ने कुछ नहीं कहा, बस सामने देखते हुए अपने मन में एक भारी सा भाव महसूस किया, क्योंकि वो जानती थी कि आदमी के बिना घर चलाना कितना मुश्किल होता है। लेकिन वो ये भी जानती थी कि अगर रोना शुरू किया तो काम रुक जाएगा। बैलगाड़ी चलते चलते मंडी के पास पहुंच गई। मंडी गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर थी। वहां हर सुबह शोर होता था, सब्जी वालों की आवाजें, ग्राहकों की बहस और दुकानदारों की तेज बातें, जैसे पूरा इलाका अचानक जाग जाता हो। जैसे ही बैलगाड़ी मंडी के गेट के पास रुकी, गीता ने अपनी टोकरी उठाई, सिर पर रखी और भीड़ के अंदर घुस गई। मंडी में सब तरफ सब्जियां फैली थीं। टमाटर की लाल चमक, हरी मिर्च की लंबी कतारें, फूल गोभी की सफेदी और प्याज की तेज गंध। गीता को पता था कि सबसे पहले उसे अच्छा माल खरीदना है, क्योंकि वो खुद ज्यादा उगाती नहीं थी। उसके पास थोड़ा सा खेत था, लेकिन वो इतना नहीं देता था कि रोज सब्जी तैयार हो। इसलिए वो किसानों से सब्जी खरीदती और फिर गांव-गांव जाकर बेचती। यही उसका काम था, यही उसकी कमाई थी। वो सीधे उन किसानों की तरफ गई जिनके माल पर उसे भरोसा था। वहां एक किसान था, नाम था शंभू, उम्र करीब 40। उसके पास हमेशा ताजी सब्जियां होती थीं। शंभू ने गीता को देखते ही कहा, अरे गीता बहन, आज भिंडी चाहिए या टमाटर? गीता बोली, आज टमाटर अच्छे लग रहे हैं। दाम क्या है? शंभू ने दाम बताया तो गीता ने तुरंत माथा सिकोड़ लिया। बोली,
इतना ज्यादा? कल तो कम था। शंभू हंसा और बोला, बहन कल बारिश की खबर थी, लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, इसलिए दाम बढ़ गया। गीता ने अपने मन में जल्दी से हिसाब लगाया। अगर वो इस दाम पर खरीदेगी तो गांव में बेचते समय ग्राहक झगड़ा करेंगे, लेकिन अगर नहीं खरीदेगी तो खाली हाथ जाएगी। गीता ने शंभू के सामने थोड़ा झुककर कहा, भाई थोड़ा कम कर दे, तू भी जानता है मैं गरीब औरत हूं, बच्चों का पेट पालना है। शंभू ने आसपास देखा, फिर धीरे से बोला, ठीक है बहन, तेरे लिए थोड़ा कम कर देता हूं, लेकिन अगली बार मत बोलना। गीता ने राहत की सांस ली, जल्दी से पैसे निकाले और टमाटर का एक बड़ा थैला खरीद लिया। फिर उसने कुछ आलू, कुछ प्याज और थोड़ा सा धनिया भी लिया। उसकी टोकरी अब भारी हो गई थी, सिर पर बोझ बढ़ गया, लेकिन गीता की चाल में कोई कमजोरी नहीं थी। वो उस भीड़ में ऐसे चल रही थी जैसे ये उसकी दुनिया हो। मंडी से निकलते समय उसने देखा कि एक कोने में कुछ लोग जमा हैं। वहां शोर थोड़ा ज्यादा था, जैसे कोई बहस चल रही हो। गीता ने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसने सुना कि किसी का नाम लिया जा रहा है, और वो नाम था रामलाल सेठ। रामलाल सेठ इलाके का बड़ा व्यापारी था। गांव के लोग कहते थे कि उसके पास बहुत पैसा है और वो किसानों से सस्ते में माल खरीदकर शहर में महंगे दाम पर बेचता है। कुछ लोग कहते थे कि वो गरीबों को दबाता है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते थे कि वही तो मंडी चलाता है, उसी के पैसे से मंडी में काम होता है। गीता ने बस एक नजर डाली और आगे बढ़ गई, क्योंकि उसे झगड़े में पड़ने का शौक नहीं था। लेकिन उसके मन में हल्की सी चिंता बैठ गई, क्योंकि रामलाल सेठ का नाम जहां आता था वहां कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होती थी। गीता जानती थी कि छोटे लोगों की जिंदगी में बड़े लोगों का असर बहुत तेज पड़ता है। वो वापस उसी रास्ते पर आई जहां बैलगाड़ी खड़ी थी। जग्गा काका अभी वहीं थे। उन्होंने गीता की टोकरी देखी और बोले, अरे बिटिया, आज तो बहुत भर लिया। गीता बोली, काका आज दाम अच्छे हैं, अगर सही से बेच दूं तो बच्चों के लिए किताबें भी ले लूंगी। जग्गा काका ने मुस्कान दी और बोले, भगवान करे तेरी मेहनत सफल हो। बैलगाड़ी गांव की तरफ चल पड़ी। रास्ते में सूरज अब ऊपर आ गया था। धूप धीरे धीरे तेज हो रही थी। हवा में मिट्टी की जगह अब गर्मी की हल्की गंध आ रही थी। गीता ने अपने माथे पर पसीना महसूस किया, लेकिन उसने कपड़े से पोंछ लिया। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, आज उसे जल्दी जल्दी गांव के अलग अलग हिस्सों में जाकर सब्जी बेचनी है, क्योंकि दोपहर के बाद सब्जियां मुरझाने लगती हैं और ग्राहक भी कम हो जाते हैं। गांव पहुंचते ही गीता ने अपनी टोकरी उतारी, घर के आंगन में रखी, फिर बच्चों को जगाने गई। मोनू आंखें मलते हुए उठा, गुड़िया भी उठ गई। गीता ने दोनों को पानी दिया, फिर जल्दी से उनके लिए थोड़ा सा नाश्ता बनाया, 1-2 रोटी और नमक मिर्च के साथ। मोनू ने खाते खाते पूछा, अम्मा आज स्कूल जाऊं? गीता ने कहा, हाँ जरूर जाएगा, और ध्यान से पढ़ेगा। मोनू ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल था, जैसे वो समझ रहा था कि अम्मा की मेहनत सिर्फ पेट के लिए नहीं, उसके भविष्य के लिए भी है। गीता ने बच्चों को तैयार किया, उनकी किताबें ठीक की, फिर उन्हें स्कूल भेज दिया। स्कूल गांव के बीच में था, जहां एक पुरानी इमारत थी और सामने बड़ा सा पीपल का पेड़। बच्चे जाते हुए हंसते खेलते थे, लेकिन गीता को पता था कि स्कूल में भी सब कुछ आसान नहीं होता। कई बार मास्टर जी किताबों के लिए पैसे मांगते और कई बार बच्चों को डांट भी पड़ती, लेकिन फिर भी गीता चाहती थी कि उसके बच्चे पढ़ें, क्योंकि उसने खुद जिंदगी में ये देख लिया था कि बिना पढ़ाई के आदमी बस मजदूरी में फंस जाता है। बच्चे चले गए तो गीता ने अपनी सब्जी की टोकरी उठाई और गांव की गलियों में निकल पड़ी।
उसकी आवाज धीरे धीरे फैलने लगी। ताजी सब्जी ले लो, टमाटर ले लो, आलू प्याज ले लो। उसकी आवाज में एक सीधी सादगी थी, लेकिन उसमें एक भरोसा भी था। गांव की औरतें दरवाजों पर निकलने लगीं। कोई अपने हाथ में कटोरी लेकर आती, कोई पैसे गिनती, कोई दाम पूछती। गीता हर किसी से वही भाषा में बात करती जो गांव में चलती थी। न ज्यादा मीठा, न ज्यादा कठोर, बस सीधा हिसाब। पहली ग्राहक थी सरोज काकी, उम्र 50 के आसपास। हमेशा गीता से थोड़ा कम दाम मांगती। सरोज काकी ने टमाटर उठाया और बोली, गीता आज टमाटर महंगे लग रहे हैं। गीता बोली, काकी मंडी में दाम बढ़ गए, मैं भी क्या करूं। सरोज काकी ने मुंह बनाया और बोली, तू तो हमेशा यही बोलती है। गीता ने हल्की हंसी के साथ कहा, काकी अगर झूठ बोलूं तो भगवान देख रहा है। सरोज काकी भी हंस दी और आखिर में थोड़ा बहुत मोलभाव करके सब्जी खरीद ली। गीता आगे बढ़ी। गली में कच्चे घर, मिट्टी की दीवारें और बीच में नाली। कहीं कहीं बच्चे खेल रहे थे और कहीं कहीं बूढ़े लोग चौपाल पर बैठे थे। गीता का रास्ता धीरे धीरे गांव के दूसरे हिस्से की तरफ गया, जहां थोड़ा अमीर लोग रहते थे। वहां पक्के घर थे और दरवाजों पर रंगीन पर्दे लगे थे। वहीं पर एक घर था ठाकुर साहब का। ठाकुर साहब गांव के बड़े आदमी थे। उनकी बहू अक्सर गीता से सब्जी लेती थी, लेकिन हमेशा अपने अंदाज में बात करती थी, जैसे गीता कोई छोटा काम करने वाली है। गीता उस घर के सामने पहुंची और आवाज लगाई, सब्जी ले लो। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। ठाकुर की बहू बाहर आई। उसने गीता की टोकरी में झांक कर देखा, फिर बोली, भिंडी है। गीता बोली, हाँ है, बहू जी ताजी है। ठाकुर की बहू ने भिंडी उठाई, नाखून से तोड़कर देखी, फिर बोली, दाम क्या है। गीता ने दाम बताया तो बहू जी ने तुरंत कहा, अरे इतना, बाजार में तो सस्ता मिलेगा। गीता ने शांति से कहा, बहू जी बाजार जाइए तो जरूर सस्ता मिलेगा, लेकिन वहां जाने का समय किसके पास है। ठाकुर की बहू ने आंखें तरेरी, फिर बोली, ठीक है दे दे, लेकिन थोड़ी ज्यादा तौल देना। गीता ने तौल दिया, लेकिन उसके मन में एक चुभन सी लगी, क्योंकि ये बात उसे रोज सुननी पड़ती थी। गरीब आदमी की मेहनत को लोग हमेशा कम दाम में खरीदना चाहते हैं, जैसे उसकी मेहनत की कीमत नहीं, सिर्फ सब्जी की कीमत है। लेकिन गीता ने अपने चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया। उसने पैसे लिए और आगे बढ़ गई। दोपहर के करीब उसका आधा माल बिक चुका था, लेकिन अभी भी बहुत बचा था। उसने एक पेड़ की छांव में थोड़ी देर बैठने का सोचा। वहां एक नीम का पेड़ था, नीचे मिट्टी थोड़ी ठंडी थी। गीता ने टोकरी नीचे रखी, अपने पैरों को थोड़ा सीधा किया और पानी की बोतल से एक घूंट पानी पिया। तभी उसने देखा कि सड़क की तरफ से एक आदमी आ रहा है। उसकी चाल तेज थी और कपड़े थोड़े अच्छे थे। गांव के आम आदमी जैसा नहीं लग रहा था। गीता ने उसे पहले नहीं पहचाना, लेकिन जब वो पास आया तो उसे याद आया, ये तो रामलाल सेठ का आदमी है, जिसका नाम था हरखू। हरखू अक्सर गांव में घूमता था और लोगों से पैसे या सामान का हिसाब करता था। हरखू गीता के पास रुका। उसने गीता की टोकरी की तरफ देखा और बिना मुस्कान के बोला, गीता, सेठ जी ने बुलाया है। गीता का दिल एक पल को तेज धड़कने लगा। उसने पूछा, क्यों, क्या हुआ? हरखू ने कहा, ज्यादा सवाल मत कर, सेठ जी के पास चल। गीता ने अपने हाथ में पानी की बोतल दबाई और मन में कई बातें घूमने लगीं। उसने कभी रामलाल सेठ से सीधा बात नहीं की थी। वो बस दूर से जानती थी कि सेठ बहुत बड़ा आदमी है और उसके सामने गरीबों की आवाज नहीं चलती। गीता ने धीरे से कहा, मेरे पास समय नहीं है, मुझे सब्जी बेचनी है। हरखू ने आंखें छोटी कीं और बोला,
सेठ जी का बुलावा है, मना मत कर, वरना नुकसान तेरा होगा। गीता समझ गई कि ये कोई सीधी बात नहीं है, लेकिन वो डर के आगे झुकने वाली भी नहीं थी। फिर भी वो जानती थी कि गांव में बड़े आदमी से पंगा लेना मतलब मुसीबत बुलाना। गीता ने अपनी टोकरी उठाई, सिर पर रखी और हरखू के साथ चल पड़ी। रास्ता गांव के बाहर की तरफ था, जहां सेठ का गोदाम था, एक बड़ा सा पक्का भवन, जिसके बाहर 2-3 मजदूर बोरे उतार रहे थे। अंदर से अनाज और सब्जी की मिली-जुली गंध आ रही थी। गीता का कदम धीरे धीरे भारी होने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने मन में सोचा, जो भी हो, मैं डर कर भागने वाली नहीं हूं। मैं एक गरीब औरत हूं, लेकिन मेरी मेहनत मेरी ताकत है। गोदाम के अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि एक कुर्सी पर रामलाल सेठ बैठा है। मोटा शरीर, बड़ी मूंछें और आंखों में ऐसा भाव जैसे सामने वाला आदमी बस एक चीज है, इंसान नहीं। उसके पास 2-3 लोग खड़े थे और एक खाता बही खुली हुई थी। सेठ ने गीता को ऊपर से नीचे देखा, फिर बिना किसी नमस्ते के बोला, तू ही है गीता, सब्जी बेचने वाली? गीता ने सिर झुकाकर कहा, हाँ सेठ जी। रामलाल सेठ ने धीरे से कुर्सी पर आगे झुकते हुए कहा, सुना है तू मंडी से माल लाती है और गांव में बेचती है। गीता ने कहा, हाँ, यही काम है। सेठ ने हंसी जैसी आवाज निकाली, फिर बोला, काम तो ठीक है, लेकिन अब से मंडी से माल खरीदने से पहले मेरे आदमी से पूछकर खरीदेगी। गीता ने हैरानी से देखा और बोली, सेठ जी, मैं क्यों पूछूं? मैं पैसे देती हूं और खरीदती हूं। सेठ की आंखों में एक ठंडा सा गुस्सा आ गया। उसने कहा, क्योंकि मंडी में अब नियम बदलने वाले हैं और जो मेरे साथ चलेगा वही टिकेगा, जो नहीं चलेगा वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। गीता के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने अपने अंदर हिम्मत रखी। उसने कहा, सेठ जी, मैं गरीब औरत हूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, बस अपना काम करती हूं। रामलाल सेठ ने अपनी उंगली मेज पर थपथपाई और बोला, गरीब हो इसलिए तो बोल रहा हूं, मैं तुझे मदद दे सकता हूं, लेकिन बदले में तू मेरे हिसाब से चलेगी। गीता ने धीरे से पूछा, मदद कैसी? सेठ ने कहा, मैं तुझे सस्ता माल दिलवाऊंगा, तुझे गांव में कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन तू जो भी खरीदेगी वो मेरे गोदाम से होकर जाएगा, और जो मुनाफा होगा उसका हिस्सा मेरा होगा। गीता का दिमाग घूम गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सौदा है या फंदा। उसने धीरे से कहा, सेठ जी, मैं अकेली औरत हूं, मैं इतना बड़ा हिसाब नहीं समझती। सेठ ने तुरंत कहा, समझना पड़ेगा, वरना मंडी में तुझे कोई माल नहीं देगा। गीता के अंदर एक आग सी उठी, लेकिन वो जानती थी कि ये आग बाहर निकली तो सब जल जाएगा। उसने शांत आवाज में कहा, सेठ जी, मैं सोच कर बताऊंगी। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, सोचने का समय कम है, कल तक जवाब चाहिए। और फिर उसने हरखू की तरफ देखा। हरखू ने गीता को इशारा किया कि बाहर निकल। गीता बाहर आई। धूप अब तेज हो चुकी थी, लेकिन उसके शरीर में ठंडक दौड़ रही थी। उसने टोकरी सिर से उतारी और गोदाम के बाहर थोड़ी देर खड़ी रही। उसका मन कह रहा था कि ये बात अच्छी नहीं है, लेकिन दूसरा मन कह रहा था कि अगर सेठ ने सच में मंडी पर कब्जा कर लिया तो वो क्या करेगी? उसके बच्चे क्या खाएंगे? वो कैसे जिएगी? गीता ने अपने दांत भींचे, टोकरी फिर से सिर पर रखी और गांव की तरफ चल पड़ी। लेकिन अब उसकी चाल में पहले जैसी हल्कापन नहीं था। उसके अंदर एक डर भी था और एक गुस्सा भी, जैसे कोई उसकी मेहनत पर हाथ डालने की कोशिश कर रहा हो। रास्ते में उसे अपने बच्चों का चेहरा याद आया, मोनू की किताबें, गुड़िया की हंसी, और उसने मन में तय किया कि चाहे जो हो, वो अपने बच्चों के लिए झुकेगी नहीं।
लेकिन लड़ाई आसान नहीं होगी, क्योंकि सामने रामलाल सेठ था और उसके पास पैसा था, आदमी थे और गांव का डर था। गीता गांव की गली में वापस आई, फिर से आवाज लगाई, सब्जी ले लो। लेकिन उसकी आवाज में अब एक अलग सी गंभीरता थी, जैसे वो सिर्फ सब्जी नहीं बेच रही, बल्कि अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रही हो। तभी सामने से मोनू स्कूल से लौटता दिखा। शायद आज छुट्टी जल्दी हो गई थी। मोनू ने गीता को देखा और दौड़कर पास आया। बोला, अम्मा, आज मास्टर जी ने कहा कल फीस जमा करनी है। गीता ने मोनू की तरफ देखा। उसके चेहरे पर उम्मीद थी और उसी उम्मीद ने गीता के अंदर की कमजोरी को दबा दिया। गीता ने मोनू के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तू चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। मोनू ने पूछा, अम्मा तुम ठीक हो? गीता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ ठीक हूं। लेकिन उसके मन में रामलाल सेठ की आवाज गूंज रही थी। कल तक जवाब चाहिए। और गीता जानती थी कि कल का दिन उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा मोड़ लाने वाला है। लेकिन वो मोनू के सामने अपने चेहरे पर डर नहीं आने देना चाहती थी। उसने बस इतना किया कि मोनू का हाथ पकड़कर उसे घर की तरफ ले चली। रास्ते में गांव की गलियां वैसी ही थीं, वही मिट्टी, वही नालियों की हल्की गंध, वही दरवाजों पर बैठी बूढ़ी औरतें। लेकिन गीता को सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था, जैसे किसी ने उसके रोज के जीवन में अचानक एक अनजानी दीवार खड़ी कर दी हो। घर पहुंचकर उसने टोकरी नीचे रखी, बची हुई सब्जियां एक तरफ करी, फिर चूल्हे पर पानी चढ़ाया। गुड़िया भी थोड़ी देर में स्कूल से लौट आई। उसके हाथ में स्लेट थी और चेहरे पर धूल लगी हुई थी। वो आते ही बोली, अम्मा, आज मुझे मास्टर जी ने एक सवाल पूछा था, मैंने सही जवाब दिया। गीता ने गुड़िया की तरफ देखा और उसके मन में एक पल को खुशी की लहर आई। उसने गुड़िया को अपने पास खींचा, उसके गाल पर हाथ फेरा और कहा, बहुत अच्छा मेरी बच्ची, तू पढ़ेगी तो बड़ी अफसर बनेगी। गुड़िया हंस पड़ी, लेकिन गीता की हंसी अधूरी थी, क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी वही गोदाम, वही कुर्सी पर बैठा सेठ और वही ठंडी आवाज घूम रही थी। गीता ने बच्चों को खाना दिया, थोड़ी सी दाल, 2 रोटी और प्याज। मोनू ने खाते खाते कहा, अम्मा, आज गांव के बाहर से एक आदमी आया था। वो स्कूल के बाहर खड़ा था, सब बच्चों को देख रहा था। गीता ने चौंक कर पूछा, कैसा आदमी? मोनू ने कहा, पता नहीं, लेकिन उसके कपड़े अच्छे थे और उसके साथ एक और आदमी था। गीता के हाथ एक पल को रुक गए। उसे हरखू याद आ गया। उसने मन में सोचा, कहीं सेठ ने बच्चों पर नजर तो नहीं रखनी शुरू कर दी। उसने खुद को संभाला और बोली, बेटा, तू अपने काम से काम रखना, स्कूल में पढ़ाई कर, बाहर के लोगों से ज्यादा बात मत करना। दोपहर ढलने लगी, सूरज थोड़ा झुक गया, हवा में गर्मी कम हुई, लेकिन गीता के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने बच्चों को आंगन में खेलने भेजा, खुद घर के अंदर बैठ गई और अपने पुराने लकड़ी के संदूक से कुछ कागज निकाले। उसमें उसके पैसे रखे थे, कुछ सिक्के, कुछ पुराने नोट और एक कपड़े में बंधा हुआ थोड़ा सा बचत का पैसा। उसने धीरे धीरे सब गिना, फिर अपने आप से बोली, अगर कल फीस देनी है और अगर मंडी में दाम बढ़ गए तो मैं कहां से लाऊंगी? उसने अपने माथे पर हाथ रखा और कुछ देर आंखें बंद कर लीं। उसके कानों में गांव की आवाजें आ रही थीं। कहीं कोई गाय रंभा रही थी, कहीं बच्चे हंस रहे थे, कहीं दूर से किसी आदमी की आवाज। लेकिन गीता के मन में जैसे सब आवाजें दब गईं और सिर्फ एक ही आवाज बची, रामलाल सेठ की, जो कह रहा था, मेरे हिसाब से चलेगी, नहीं तो खत्म हो जाएगी। गीता ने अपने दांत भींचे और मन में एक फैसला लेने की कोशिश की,
लेकिन फैसला इतना आसान नहीं था। शाम होते होते गांव की चौपाल पर भीड़ जमा होने लगी। लोग अपने अपने दिन का काम खत्म करके वहां बैठते। कोई बीड़ी पीता, कोई हुक्का, कोई ताश खेलता और कोई बस बातें करता। गीता आमतौर पर चौपाल पर नहीं जाती थी, क्योंकि वहां औरतों का जाना गांव में अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन आज उसका मन बेचैन था। उसे कुछ समझना था, कुछ जानना था। उसने सोचा, अगर सेठ मंडी पर कब्जा कर रहा है तो बाकी सब्जी वाले क्या करेंगे? क्या किसी को पता है? क्या कोई इसके खिलाफ बोलेगा? गीता ने अपने पड़ोस की एक औरत, शांति, को बुलाया। शांति उम्र में गीता से थोड़ी बड़ी थी और उसके पति गांव के चौकीदार थे। शांति घर के बाहर ही बैठी थी। गीता ने धीरे से कहा, शांति बहन, जरा इधर आ, मुझे तुझसे बात करनी है। शांति ने तुरंत समझ लिया कि कुछ गंभीर बात है। वो उठकर अंदर आई। गीता ने उसे पानी दिया और धीरे से बोली, आज मंडी में कुछ सुना क्या? शांति ने आंखें घुमाकर कहा, क्या सुना? गीता ने कहा, रामलाल सेठ का कुछ नया खेल चल रहा है। शांति ने जैसे ही ये नाम सुना, उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उसने कहा, हाँ, सुना तो है। लोग कह रहे हैं सेठ अब सब चीज अपने हाथ में लेना चाहता है, और जो नहीं मानेगा उसे मंडी में जगह नहीं मिलेगी। गीता ने पूछा, फिर लोग क्या कर रहे हैं? शांति ने कंधे उचकाए, बोली, लोग डर रहे हैं। कोई खुलकर बोल नहीं रहा। सब कहते हैं सेठ के पास पैसा है, पुलिस में पहचान है और ऊपर तक पहुंच है। गीता ने धीरे से कहा, लेकिन अगर हम सब चुप रहे तो वो सबको दबा देगा। शांति ने गीता की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था और कहा, गीता, तू अकेली औरत है, अपने बच्चों का सोच। सेठ से उलझेगी तो बुरा होगा। गीता ने सांस ली और कहा, मैं भी बच्चों का ही सोच रही हूं। अगर आज झुक गई तो कल मेरे बच्चे भी झुकेंगे। शांति ने धीरे से कहा, तू चौपाल पर जाकर मंगरू चाचा से बात कर। वो बूढ़ा है, लेकिन उसकी बात गांव में चलती है। गीता ने सिर हिलाया। उसके मन में एक हल्की उम्मीद जागी। रात होने से पहले गीता ने बच्चों को घर के अंदर कर दिया। मोनू को कहा कि दरवाजा ठीक से बंद कर, गुड़िया को कहा कि बाहर अकेली मत जाना। फिर खुद साड़ी का पल्लू ठीक करके धीरे धीरे चौपाल की तरफ चल पड़ी। गांव की रात अभी पूरी तरह काली नहीं हुई थी, लेकिन आसमान में लाल रंग की हल्की परत थी और चिड़ियों की आवाजें कम होने लगी थीं। चौपाल पर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां कई आदमी बैठे हैं। हुक्का चल रहा था और बातें हो रही थीं। गीता एक तरफ खड़ी रही। उसे देखकर कुछ लोग चुप हो गए। कुछ ने आंखों से इशारा किया, जैसे पूछ रहे हों कि ये यहां क्यों आई। गीता ने किसी की परवाह नहीं की। उसने सीधा मंगरू चाचा को देखा। मंगरू चाचा उम्र में करीब 70, सफेद बाल और आंखों में गांव की सारी चालाकी का अनुभव। वो चौपाल के बीच में बैठे थे और धीरे धीरे हुक्का पी रहे थे। गीता ने उनके पास जाकर कहा, चाचा, मुझे आपसे बात करनी है। मंगरू चाचा ने गीता को देखा और बोले, अरे गीता, तू यहाँ, क्या बात है? गीता ने कहा, चाचा, रामलाल सेठ ने आज मुझे बुलाया था और उसने कहा कि अब से सब्जी खरीदने के लिए उसके आदमी से पूछना पड़ेगा और मुनाफे में हिस्सा देना पड़ेगा। चौपाल पर बैठे लोगों ने जैसे ही ये सुना, कुछ ने खांस कर गला साफ किया, कुछ ने नजरें नीचे कर लीं और कुछ ने धीरे से कहा, हाँ, यही तो होने वाला था। मंगरू चाचा ने हुक्का नीचे रखा और गंभीर आवाज में बोले, तो उसने तुझे भी पकड़ लिया? गीता ने पूछा, चाचा, ये क्या मतलब? मंगरू चाचा ने कहा,
बेटा, सेठ बहुत दिनों से ये सोच रहा है। वो चाहता है कि मंडी में जो भी खरीद फरोख्त हो सब उसके नाम से हो, ताकि कोई छोटा आदमी बड़ा ना बन सके। गीता ने कहा, लेकिन चाचा, ये तो गलत है। मंगरू चाचा ने सिर हिलाया और बोले, गलत तो है, लेकिन गलत को रोकने वाला कौन है? गांव के लोग डरते हैं, और जो नहीं डरता उसे तोड़ दिया जाता है। गीता ने कहा, अगर हम सब मिलकर बोले तो? मंगरू चाचा ने गीता की तरफ देखा, फिर चौपाल के बाकी लोगों की तरफ देखा और कहा, बोलने वाले चाहिए, लेकिन यहां सबकी अपनी मजबूरी है। किसी के पास जमीन है, किसी के पास बेटा है, कोई कर्ज में है, और सेठ इन सब बातों को जानता है। वो दबाने का तरीका निकाल लेता है। गीता ने महसूस किया कि चौपाल की हवा भारी हो गई है। लोग अब खुलकर बात नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर एक आदमी उठा। उसका नाम था रघु। वो गांव का छोटा किसान था और मंडी में सब्जी बेचता था। रघु ने कहा, मंगरू चाचा सही कह रहे हैं, लेकिन अगर आज हम नहीं लड़े तो कल हमारे बच्चे मजदूरी करेंगे। गीता ने रघु की तरफ देखा और उसके अंदर एक ताकत सी आई, जैसे उसे अकेलेपन से बाहर कोई हाथ मिल गया हो। रघु ने आगे कहा, सेठ ने मुझे भी बुलाया था। बोला कि अपना माल उसके गोदाम में डालो और उसके आदमी के बिना कुछ मत बेचो। मैंने मना किया तो उसने कहा कि कल से मेरी सब्जी कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो मंडी के ठेकेदारों को बोल देगा। गीता ने तुरंत कहा, तो अब तू क्या करेगा? रघु ने गुस्से में कहा, क्या करूंगा? मैं लड़ूंगा, लेकिन अकेला लड़ूंगा तो टूट जाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि गांव के सब लोग मिलकर कुछ करें। चौपाल पर बैठे कुछ लोग हिले। कुछ ने कहा, अरे रघु, तू पागल है। सेठ से लड़ाई मतलब मौत बुलाना। रघु ने जवाब दिया, मौत तो वैसे भी आएगी, लेकिन गुलामी में जीने से अच्छा है कि आदमी लड़कर मरे। ये सुनकर चौपाल पर एक सन्नाटा सा छा गया। गीता ने उस सन्नाटे में अपनी आवाज रखी। उसने कहा, मैं औरत हूं, मेरे पास न ताकत है न पैसा, लेकिन मेरे पास मेहनत है और मेरे बच्चों की भूख है। अगर सेठ हमारी मेहनत का हिस्सा मांगेगा तो मैं नहीं दूंगी, और अगर मैं नहीं दूंगी तो मेरे साथ बाकी लोग भी खड़े हों, तभी कुछ होगा। मंगरू चाचा ने गीता की तरफ देखा और पहली बार उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, गीता, तेरे अंदर आग है, और आग अगर सही जगह लगे तो रोशनी बनती है। लेकिन तभी चौपाल के दूसरे कोने से एक आदमी उठा। उसका नाम था बंसी। वो सेठ का समर्थक माना जाता था, क्योंकि उसके बेटे को सेठ ने शहर में नौकरी दिलवाई थी। बंसी ने ऊंची आवाज में कहा, गीता, तू ज्यादा बोल मत। सेठ गांव का भला करता है, मंडी उसके बिना चलेगी क्या? गीता ने तुरंत कहा, भला करता है या अपना भला करता है? बंसी ने गुस्से में कहा, तू गरीब है, इसलिए तेरे दिमाग में ये बातें आ रही हैं। सेठ ने अगर नियम बना दिए तो पालन करना पड़ेगा। गीता ने बंसी की आंखों में आंख डालकर कहा, नियम गांव के लिए हों तो ठीक है, लेकिन अगर नियम सिर्फ सेठ के लिए हों तो वो नियम नहीं, जंजीर है। चौपाल पर कुछ लोगों ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन कोई खुलकर बोल नहीं रहा था। मंगरू चाचा ने बीच में कहा, बस बहुत हुआ, अभी बात खत्म करो। रात हो रही है और गांव में बातें जल्दी फैलती हैं। गीता समझ गई कि चौपाल पर अभी खुलकर फैसला नहीं होगा, लेकिन उसने ये भी देख लिया कि रघु जैसे कुछ लोग हैं जो डरते नहीं, और यही लोग उसके लिए उम्मीद थे। गीता ने मंगरू चाचा के पैर छुए, फिर रघु की तरफ देखा। रघु ने धीरे से कहा, गीता बहन, कल सुबह मैं तेरे घर आऊंगा, कुछ योजना बनाते हैं। गीता ने सिर हिलाया।
और बिना कुछ बोले वापस घर की तरफ चल पड़ी। रात गहरी हो चुकी थी। गांव की गलियां खाली थीं। बस कहीं कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और दूर से उल्लू की आवाज आ रही थी। गीता घर पहुंची तो बच्चों को सोता पाया। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और चूल्हे के पास बैठ गई। उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन दिमाग जाग रहा था। उसने सोचा, अगर कल सेठ के सामने जवाब देना है तो उसे अकेले नहीं जाना चाहिए। उसे कुछ ऐसा करना होगा जो सेठ को चौंका दे। लेकिन कैसे, वो खुद भी नहीं जानती थी। उसने अपने संदूक से पैसे फिर निकाले, फिर कपड़े में बांधकर वापस रख दिए। फिर उसने मोनू की किताबें देखीं और गुड़िया की स्लेट, और उसके अंदर एक आवाज उठी, ये बच्चे तेरी ताकत हैं और यही तेरी कमजोरी भी, क्योंकि सेठ जैसे लोग बच्चों को पकड़कर मां को झुका देते हैं। गीता ने तुरंत अपने आप से कहा, नहीं, मैं डरूंगी नहीं, मैं सावधान रहूंगी, लेकिन डरूंगी नहीं। रात में अचानक बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। गीता चौंक गई। उसने धीरे से उठकर खिड़की से देखा। बाहर अंधेरा था, लेकिन उसे लगा कि कोई आदमी दरवाजे के पास खड़ा है। फिर धीरे से दरवाजे पर हल्की थपथपाहट हुई। गीता का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से पूछा, कौन है? बाहर से एक धीमी आवाज आई, गीता, मैं हूं, रघु। गीता ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी उसने दरवाजा तुरंत नहीं खोला। उसने फिर पूछा, इतनी रात को क्यों आया? रघु ने कहा, जरूरी बात है, जल्दी खोल। गीता ने दरवाजा खोला। रघु अंदर आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी और सांस तेज चल रही थी। गीता ने कहा, क्या हुआ? रघु ने धीमी आवाज में कहा, गीता बहन, सेठ को पता चल गया कि तू चौपाल गई थी और तूने उसके खिलाफ बात की है। गीता का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, किसने बताया? रघु ने कहा, बंसी ने। वो सेठ के आदमी के साथ देखा गया और अभी अभी मेरे घर पर भी सेठ का आदमी आया था। बोला कि अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो मेरी जमीन की नाप बदल जाएगी। गीता ने पूछा, नाप बदल जाएगी मतलब? रघु ने कहा, मतलब फर्जी कागज बनाकर मेरी जमीन हड़प लेगा। गीता को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, तो अब क्या करना है? रघु ने कहा, कल सुबह सेठ तुझे बुलाएगा और वो चाहता है कि तू डर कर हां कह दे, लेकिन अगर तू हां कह देगी तो बाकी सब भी टूट जाएंगे। गीता ने धीरे से कहा, मैं हां नहीं कहूंगी। रघु ने कहा, लेकिन अगर तू मना करेगी तो वो तुझे नुकसान पहुंचाएगा। गीता ने कहा, नुकसान तो अभी भी हो रहा है और आगे भी होगा, लेकिन अगर मैं झुक गई तो मेरी आत्मा मर जाएगी। रघु ने गीता की आंखों में देखा और बोला, ठीक है, फिर हमें कुछ करना होगा। मैं चाहता हूं कि हम गांव के बाकी सब्जी बेचने वालों को इकट्ठा करें और कल ही मंडी में जाकर सबके सामने सेठ की बात खोल दें, ताकि वो अकेला हमें दबा न सके। गीता ने कहा, लेकिन लोग डरेंगे। रघु ने कहा, डरेंगे, लेकिन अगर तू आगे चलेगी तो कुछ लोग जरूर चलेंगे। गीता ने एक पल सोचा, फिर कहा, ठीक है, कल सुबह मैं मंडी जाऊंगी, लेकिन अकेली नहीं, तू मेरे साथ चलेगा और जो भी लोग साथ आ सकते हैं उन्हें भी बुला। रघु ने सिर हिलाया और बोला, मैं अभी ही जाकर 2-3 लोगों को बोल दूंगा, फिर सुबह जल्दी मिलते हैं। गीता ने कहा, ठीक है, लेकिन सावधान रहना। रघु ने कहा, सावधान तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि सेठ खेल साफ नहीं खेलता। रघु चला गया। गीता ने दरवाजा बंद किया और फिर दीवार के सहारे बैठ गई। अब उसकी सांस थोड़ी तेज थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि ये लड़ाई सिर्फ पैसे की नहीं, इज्जत की है और जिंदगी की भी। उसने आंखें बंद कीं
और मन में अपने पति रामदीन को याद किया। रामदीन हमेशा कहता था कि मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं, बस रास्ता बदलता है। गीता ने मन में कहा, रामदीन, अगर तू आज होता तो क्या करता? फिर उसे लगा जैसे उसके अंदर से जवाब आया, डरता नहीं गीता। धीरे धीरे उठी, बच्चों को देखा, वो गहरी नींद में थे। उसने उनके माथे पर हाथ रखा और मन में कहा, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी। फिर वो अपने बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से दूर थी। बाहर हवा चल रही थी और छत की खपरेल हल्की हल्की आवाज कर रही थी। गीता की आंखें अंधेरे में खुली थीं और उसके मन में बस एक ही बात थी, कल सुबह मंडी में क्या होगा और क्या वो सच में सेठ के सामने खड़ी हो पाएगी, क्योंकि अब पीछे हटने का रास्ता नहीं बचा था। और गीता जानती थी कि अगर कल उसने एक बार भी कमजोरी दिखाई तो सेठ उसके पूरे जीवन को अपने हाथ में ले लेगा। इसी सोच में उसकी आंखें देर तक खुली रहीं। फिर कब नींद की हल्की सी परत आई, उसे खुद पता नहीं चला, लेकिन सुबह की ठंडी हवा जब आंगन में घुसी और मुर्गे ने आवाज दी, तब गीता अचानक उठ बैठी, जैसे किसी ने उसे झकझोर दिया हो। उसके शरीर में थकान थी, लेकिन मन में एक अजीब सी ताजगी भी थी, जैसे रात भर डर ने उसे अंदर से जगा दिया हो। उसने जल्दी से चूल्हा जलाया, पानी चढ़ाया और बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना तैयार किया। मोनू और गुड़िया अभी भी नींद में थे। गीता ने उन्हें धीरे से उठाया। मोनू ने आंखें मलते हुए कहा, अम्मा इतनी जल्दी क्यों उठा रही हो? गीता ने शांत आवाज में कहा, बेटा आज थोड़ा काम ज्यादा है, तू स्कूल जल्दी चला जा और रास्ते में इधर उधर मत देखना। मोनू ने उसकी आंखों में कुछ अलग देखा, जैसे अम्मा के अंदर कोई भारी बात है। उसने ज्यादा सवाल नहीं किया, बस सिर हिला दिया। गीता ने गुड़िया की चोटी बांधी, उसके चेहरे पर हल्का सा पानी लगाया और दोनों बच्चों को खाना दिया। फिर उनकी किताबें पकड़ाकर बाहर भेज दिया। बच्चों के जाते ही गीता ने अपने घर के दरवाजे को ठीक से बंद किया और अपनी टोकरी साफ करने लगी। आज उसे मंडी में सिर्फ खरीदारी करने नहीं जाना था, आज उसे अपनी इज्जत और अपने काम का फैसला करना था। कुछ देर बाद बाहर से धीमी सी सीटी की आवाज आई। गीता समझ गई कि रघु आ गया है। उसने दरवाजा खोला। रघु खड़ा था। उसके साथ दो और आदमी थे। एक था किशन, जो गांव में फल बेचता था, और दूसरा था नन्हकू, जो कभी कभी सब्जी भी बेचता था और बाकी समय खेत मजदूरी करता था। तीनों के चेहरे पर नींद कम और चिंता ज्यादा थी। रघु ने अंदर आते ही कहा, गीता बहन, जल्दी चलना होगा, सेठ के आदमी मंडी में पहले से होंगे। गीता ने सिर हिलाया। उसने अपनी टोकरी उठाई और साथ में थोड़े पैसे भी कमर में बांध लिए, जैसे वो कोई लंबी यात्रा पर जा रही हो। फिर चारों लोग गांव से बाहर निकल पड़े। रास्ते में हवा ठंडी थी, लेकिन सूरज ऊपर चढ़ रहा था। गांव के बाहर की सड़क पर अभी ज्यादा भीड़ नहीं थी। बस कुछ किसान अपनी बैलगाड़ियों में सब्जियां और अनाज लेकर जा रहे थे, और कुछ औरतें सिर पर घड़े लेकर पानी भरने जा रही थीं। गीता चलते चलते सोच रही थी कि ये वही रास्ता है जिस पर वो रोज चलती है, लेकिन आज हर कदम अलग लग रहा था। आज उसे ऐसा लग रहा था कि सड़क भी उसके मन की हालत समझ रही है। कुछ दूर जाकर उन्हें जग्गा काका की बैलगाड़ी मिल गई। जग्गा काका ने उन्हें देखकर पूछा, अरे आज तो टोली बनाकर जा रहे हो, क्या बात है? रघु ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, काका, मंडी में कुछ बात करनी है। गीता ने भी बस इतना कहा, काका आज बस साथ दे देना। जग्गा काका ने गीता की आंखों में देखा, फिर बिना ज्यादा सवाल किए बैलगाड़ी रोक दी। सब लोग बैठ गए
और बैलगाड़ी मंडी की तरफ बढ़ गई। बैलगाड़ी चलते चलते मंडी के पास पहुंची। जैसे ही मंडी की सीमा आई, हवा में अलग गंध आ गई। सब्जियों की गंध, मिट्टी, पसीना और कहीं कहीं सड़ी हुई पत्तियों की गंध। मंडी में हमेशा की तरह शोर था, लेकिन आज गीता को वो शोर ज्यादा तेज लग रहा था, जैसे हर आवाज उसके कानों में हथौड़े की तरह पड़ रही हो। गीता ने बैलगाड़ी से उतरते ही चारों तरफ नजर घुमाई। उसे कई जाने पहचाने चेहरे दिखे, किसान, सब्जी वाले, खरीदार और कुछ दलाल। लेकिन आज एक बात अलग थी। मंडी के कोने कोने में सेठ के आदमी ज्यादा दिखाई दे रहे थे। कुछ हाथ में डंडा लिए खड़े थे, कुछ आपस में कानाफूसी कर रहे थे और कुछ लोगों को रोककर कुछ पूछ रहे थे। गीता का दिल थोड़ा कस गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। रघु ने धीमी आवाज में कहा, गीता बहन, हम पहले उन लोगों से बात करते हैं जो हमारे जैसे हैं, ताकि भीड़ बन सके। गीता ने कहा, ठीक है, और वो आगे बढ़ गई। उसने शंभू किसान को देखा, जो कल उसे टमाटर बेच रहा था। शंभू अपनी सब्जियों के ढेर के पास बैठा था, लेकिन उसका चेहरा आज उतरा हुआ था, जैसे उसे भी कुछ पता चल गया हो। गीता ने पास जाकर कहा, शंभू भाई, आज क्या बात है? चेहरा क्यों लटका है? शंभू ने गीता को देखते ही धीरे से कहा, बहन, तू भी फंस गई क्या? गीता ने कहा, हाँ, सेठ ने बुलाया था। शंभू ने भारी आवाज में कहा, सेठ ने आज सुबह ही सबको बोल दिया है कि जो भी किसान माल बेचेगा, पहले उसके आदमी से तौल कराएगा, और जो मना करेगा उसे मंडी में जगह नहीं मिलेगी। गीता ने कहा, ये तो गुंडागर्दी है। शंभू ने कहा, गुंडागर्दी ही है, लेकिन अब कौन बोले? रघु ने बीच में कहा, हम बोलेंगे, और हम अकेले नहीं, सब लोग बोलेंगे। शंभू ने डरते हुए कहा, भाई, बोलने से कुछ नहीं होगा। सेठ पुलिस बुला देगा और फिर सबको जेल में डाल देगा। गीता ने शंभू की तरफ देखकर कहा, शंभू भाई, अगर आज हम नहीं बोले तो कल तू भी नहीं बचेगा। तेरी फसल का दाम भी वही तय करेगा और तेरी मेहनत भी वही खा जाएगा। शंभू कुछ देर चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैं साथ हूं, लेकिन अगर मामला बिगड़ा तो? गीता ने कहा, बिगड़ेगा तो सबके सामने बिगड़ेगा, ताकि कोई अकेला ना टूटे। शंभू ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर डर अभी भी था, लेकिन आंखों में हल्की सी हिम्मत आ गई। गीता, रघु, किशन, नन्हकू और शंभू मिलकर मंडी के बीच वाले हिस्से की तरफ बढ़े। वहां एक बड़ा सा खुला मैदान था, जहां अक्सर नीलामी होती थी और जहां मंडी के बड़े लोग बैठकर दाम तय करते थे। गीता को पता था कि अगर बात करनी है तो वहीं करनी होगी, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि रामलाल सेठ भी वहीं बैठा है, एक ऊंची कुर्सी पर। उसके सामने एक मेज और मेज पर खाता बही। उसके आसपास उसके आदमी खड़े थे। हरखू भी वहीं था, और दो तीन दूसरे आदमी जो गांव के बाहर से लग रहे थे। उनके चेहरे सख्त थे और आंखों में बेरुखी थी। सेठ ने गीता को देखते ही हल्की मुस्कान दी, जैसे वो पहले से जानता था कि गीता आएगी। उसने ऊंची आवाज में कहा, अरे गीता, आ गई जवाब देने। गीता ने आगे बढ़कर कहा, सेठ जी, मैं जवाब देने आई हूं, लेकिन अकेली नहीं। मेरे साथ मेरे जैसे लोग भी हैं, और ये लोग भी जानना चाहते हैं कि आप मंडी में ये नया नियम क्यों बना रहे हैं। सेठ ने आसपास देखा और हंसते हुए कहा, नियम मैं बनाऊंगा, क्योंकि मंडी मेरी है। तुम लोग बस यहां बेचने आते हो। गीता ने कहा,
मंडी आपकी हो सकती है, लेकिन मेहनत हमारी है, और बिना हमारी मेहनत के मंडी खाली है। ये बात आपको भी समझनी चाहिए। सेठ के आदमी हंसने लगे। हरखू ने आगे बढ़कर कहा, गीता, ज्यादा जुबान मत चला, सेठ जी से तमीज से बात कर। गीता ने हरखू की तरफ देखा और कहा, तमीज मैं जानती हूं, लेकिन डर नहीं जानती। ये सुनकर भीड़ में हलचल हुई। कुछ लोग पीछे हटे, कुछ आगे आए। रघु ने ऊंची आवाज में कहा, सेठ, तू मंडी में गुंडागर्दी मत चला। किसान और सब्जी वाले तेरे नौकर नहीं हैं। सेठ की आंखों में गुस्सा आ गया। उसने कुर्सी से थोड़ा आगे झुककर कहा, रघु, तू बहुत बोलने लगा है। तेरी जमीन का मामला मैं देख लूंगा। रघु का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। गीता ने कहा, सेठ जी, आप हमें सस्ता माल देने की बात कर रहे हैं, लेकिन बदले में हमारा हिस्सा मांग रहे हैं। ये सौदा नहीं, लूट है। सेठ ने ठंडी आवाज में कहा, लूट नहीं है, व्यवस्था है, और व्यवस्था में सबको नियम मानने पड़ते हैं। गीता ने कहा, व्यवस्था सबके लिए बराबर होती है, लेकिन आपका नियम सिर्फ आपके लिए है। आप हमारा पैसा भी लेना चाहते हैं और हमारा काम भी अपने हाथ में करना चाहते हैं। ये गलत है। सेठ ने हंसकर कहा, गलत सही छोड़, मैं बस ये बता रहा हूं कि अब से जो भी माल खरीदेगा वो मेरे गोदाम से होकर जाएगा, और जो नहीं मानेगा उसे मंडी में कोई जगह नहीं मिलेगी। ये सुनकर आसपास खड़े कुछ किसान घबरा गए। एक बूढ़ा किसान बोला, सेठ जी, हम गरीब लोग हैं, हम क्या करेंगे? सेठ ने उसकी तरफ देखा और कहा, गरीब हो तो मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन मेरी बात माननी पड़ेगी। बूढ़े किसान ने सिर झुका लिया, जैसे उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। गीता ने देखा कि डर कितनी जल्दी आदमी को झुका देता है। उसने मन में सोचा कि अगर ये डर फैल गया तो सब खत्म हो जाएगा। उसने तुरंत ऊंची आवाज में कहा, भाइयों, ये हमें बांट रहा है। ये चाहता है कि हम डर कर उसके सामने झुक जाएं। लेकिन अगर हम सब एक साथ खड़े हों तो कोई हमें नहीं दबा सकता, क्योंकि सेठ अकेला है और हम में रहता है, हम हजार हैं। भीड़ में कुछ लोग बोले, सही कह रही है। कुछ लोग चुप रहे। कुछ ने अपने साथी की तरफ देखा, जैसे सोच रहे हों कि बोलें या नहीं। सेठ ने तुरंत इशारा किया। उसके दो आदमी आगे आए और उन्होंने गीता के सामने खड़े होकर कहा, बहुत हो गया। औरत, अब तू यहां से निकल। गीता ने कहा, मैं नहीं निकलूंगी। ये मंडी किसी की जागीर नहीं है। सेठ ने कुर्सी पर बैठे बैठे ही कहा, हरखू, इसे समझा दे। हरखू ने गीता की तरफ हाथ बढ़ाया, जैसे उसे पकड़ना चाहता हो, लेकिन उसी समय किशन आगे आया और बोला, हाथ मत लगाना, औरत है। हरखू ने किशन को धक्का दिया। किशन पीछे गिरते गिरते बचा। भीड़ में हलचल तेज हो गई। कुछ लोग चिल्लाने लगे, अरे ये क्या कर रहे हो? ये मंडी है, लड़ाई मत करो। गीता ने देखा कि मामला बिगड़ रहा है, लेकिन उसे यही चाहिए था कि सब लोग ये सब देखें। उसने तुरंत कहा, देखो भाइयों, यही है सेठ की असली शक्ल। ये बात से नहीं, धक्के से समझाता है। ये हमारा हिस्सा मांग रहा है, और जब हम बोलते हैं तो हाथ उठाता है। सेठ ने गुस्से में कहा, बस, अब बहुत हो गया, और उसने अपने आदमी को इशारा किया। तभी दो आदमी भीड़ के अंदर से पुलिस की वर्दी में आते दिखाई दिए। गीता का दिल बैठ गया। पुलिस को देखकर कई लोग पीछे हटने लगे, क्योंकि गांव में पुलिस का मतलब डर, जुर्माना और जेल।
पुलिस वाले आते ही बोले, क्या हो रहा है यहाँ? किसने झगड़ा किया? सेठ ने तुरंत कहा, साहब, ये लोग मंडी में हंगामा कर रहे हैं, व्यापार रोक रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं। पुलिस वाला गीता की तरफ देखकर बोला, तू औरत है, फिर भी हंगामा कर रही है। गीता ने कहा, साहब, हम भी हंगामा नहीं कर रहे, हम अपने हक की बात कर रहे हैं। सेठ हमसे जबरदस्ती पैसा मांग रहा है और मंडी में सबको दबा रहा है। पुलिस वाला थोड़ा झुंझलाया, बोला, ये सब बातें बाद में, अभी मंडी का काम मत रोको। सेठ ने पुलिस वाले के कान में कुछ कहा और फिर अपनी जेब से कुछ निकालकर उसकी हथेली में रख दिया। गीता ने ये साफ देखा, उसके पेट में आग लग गई, लेकिन वो चुप नहीं रही। उसने ऊंची आवाज में कहा, देखो भाइयों, पुलिस भी बिक गई है। ये सेठ सबको खरीद रहा है। अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारे बच्चों का भविष्य भी बिक जाएगा। भीड़ में कुछ लोग डर से पीछे हटे, लेकिन कुछ लोग अब गुस्से में आ गए। एक जवान किसान बोला, ये सही कह रही है, सेठ हमें दबा रहा है। दूसरा बोला, पुलिस पैसे लेकर हमें धमका रही है। और देखते ही देखते भीड़ में आवाजें बढ़ने लगीं। लोग सेठ के खिलाफ बोलने लगे। पुलिस वाला घबरा गया, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि भीड़ इतनी बढ़ जाएगी। उसने डंडा उठाकर कहा, चुप हो जाओ, नहीं तो सबको पकड़ लूंगा। लेकिन अब भीड़ में डर कम हो रहा था, क्योंकि जब आदमी अकेला होता है तो डरता है, लेकिन जब साथ में 100 लोग खड़े हों तो डर टूटने लगता है। सेठ ने गुस्से में कहा, पकड़ो इन लोगों को, खासकर इस औरत को, यही सब भड़का रही है। हरखू ने आगे बढ़कर गीता का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी समय रघु ने हरखू का हाथ पकड़ लिया और बोला, छूना मत। हरखू ने रघु को जोर से धक्का दिया। रघु गिर गया और उसके सिर से खून निकल आया। ये देखते ही गीता की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। उसने चिल्लाकर कहा, रघु, भीड़ में एकदम आग लग गई। लोग दौड़े, कुछ ने हरखू को पकड़ लिया, कुछ ने पुलिस वाले को घेर लिया। मंडी का पूरा माहौल पल भर में बदल गया। अब ये सिर्फ बहस नहीं रही, ये खुली लड़ाई बन गई। पुलिस वाला डंडा चलाने लगा, लोग इधर उधर भागने लगे, सब्जियों के टोकरियां उलट गईं, टमाटर जमीन पर बिखर गए और धूल का गुबार उठ गया। गीता ने रघु को उठाने की कोशिश की। रघु की आंखें आधी खुली थीं, वो दर्द में कराह रहा था। गीता ने उसकी गर्दन पकड़कर कहा, रघु, कुछ नहीं होगा, तू मजबूत है। लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि वो समझ गई थी कि अब बात बहुत आगे निकल गई है। उसी समय शंभू ने चिल्लाकर कहा, गीता बहन, चलो यहां से, पुलिस अभी हमें पकड़ लेगी। गीता ने रघु को सहारा दिया। किशन और नन्हकू भी आ गए। चारों ने मिलकर रघु को उठाया और भीड़ के बीच से बाहर की तरफ भागने लगे। मंडी के बाहर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि सेठ के आदमी पीछे से दौड़ रहे हैं और पुलिस भी कुछ लोगों को पकड़ रही है। गीता की सांस फूल गई थी, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। वो जानती थी कि अगर आज पकड़ी गई तो सेठ उसे ऐसा फंसाएगा कि जिंदगी भर सिर नहीं उठा पाएगी। उसने अपने अंदर की सारी ताकत लगाई और रघु को सहारा देते हुए मंडी से बाहर कच्चे रास्ते पर निकल गई। कुछ दूर जाकर उन्होंने एक गन्ने के खेत के पीछे खुद को छिपा लिया। वहां हवा में गन्ने की मिठास थी, लेकिन उनके शरीर में डर की कड़वाहट। रघु जमीन पर लेट गया, उसके सिर से खून बह रहा था। गीता ने अपने पल्लू का एक हिस्सा फाड़ा और उसके सिर पर बांध दिया। रघु ने कमजोर आवाज में कहा, गीता बहन, अब सेठ हमें नहीं छोड़ेगा। गीता ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, अब हम भी उसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आज उसने हमारी आंखें खोल दी और अब गांव के लोग देख चुके हैं कि सेठ किस तरह काम करता है। रघु ने दर्द में हल्की हंसी की और कहा, बस यही तो चाहिए था, लोग देख लें और डर टूट जाए। लेकिन उसी समय दूर से घोड़ों की टापों जैसी आवाज आई।
गीता ने कान लगाकर सुना और उसका चेहरा सख्त हो गया, क्योंकि यह आवाज बैलगाड़ी की नहीं थी। ये किसी तेज गाड़ी या मोटरसाइकिल की आवाज थी और आवाज उनके ही तरफ आ रही थी। गीता ने बाकी लोगों की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, चुप रहो, कोई आ रहा है। और अगले ही पल गन्ने के खेत के बाहर से एक आदमी की आवाज आई, कौन है वहां? बाहर निकलो। गीता का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि आवाज हरखू की थी और वो अब बहुत पास आ चुका था। गीता ने सांस रोक ली। गन्ने के पत्ते हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे हवा भी डर के साथ चल रही हो। रघु जमीन पर पड़ा कराह रहा था। उसके सिर पर बंधा कपड़ा लाल हो चुका था। किशन ने अपना हाथ रघु के मुंह पर रखकर धीरे से कहा, चुप रह, आवाज मत निकाल। ननकू ने गन्ने के पत्तों को थोड़ा और आगे खींचकर झाड़ जैसा बना दिया, ताकि बाहर से कोई उन्हें देख न सके। हरखू की आवाज फिर आई, अरे मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो, निकल आओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। गीता ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था हरकू वे सुन लेगा। लेकिन उसी समय बाहर से एक और आवाज आई जो हरकू की नहीं थी। वो आवाज थी किसी बूढ़े आदमी की, और वो बोल रहा था, अरे हरकू, उधर मत जा, इधर आ, सेठ बुला रहा है। गीता ने तुरंत समझ लिया कि ये जग्गा काका की आवाज है। हरकू ने गुस्से में कहा, काका, मैं अभी काम में हूं, सेठ से बोल देना बाद में आता हूं। जग्गा काका ने ठंडी आवाज में कहा, हरकू, सेठ का बुलावा है और तू जानता है, सेठ जब बुलाता है तो देर नहीं पसंद करता। हरकू ने कुछ देर चुप रहकर फिर कहा, ठीक है, अभी आता हूं। और उसके कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर होने लगी। गीता ने राहत की सांस ली, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला, क्योंकि ये राहत असली नहीं थी। ये बस कुछ मिनटों की बचत थी। हरकू गया था, लेकिन वो वापस आ सकता था, और अगर उसने खेत को फिर से छान मारा तो बचना मुश्किल होगा। रघु ने कमजोर आवाज में कहा, जग्गा काका ने हमें बचा लिया। गीता ने धीरे से कहा, अभी बचाव नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है। किशन ने कहा, अब क्या करेंगे? मंडी में तो हंगामा हो गया, पुलिस भी सेठ की है, और अब सेठ को पता चल गया कि हम उसके खिलाफ खड़े हैं। ननकू ने गुस्से में कहा, अब तो सेठ हमें गांव में भी चैन से नहीं रहने देगा। गीता ने चारों तरफ देखा। खेत के उस तरफ कच्चा रास्ता था, दूसरी तरफ झाड़ियां और आगे दूर गांव का रास्ता। उसने मन में जल्दी जल्दी सोच लिया कि उन्हें गांव वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गांव में सेठ के आदमी पहले से होंगे और बच्चों तक पहुंचना सेठ के लिए सबसे आसान होगा। गीता ने मन में एक झटका महसूस किया। उसके बच्चे मोनू और गुड़िया, वो अभी स्कूल से लौटेंगे, और अगर सेठ ने उन्हें पकड़ लिया तो? गीता ने तुरंत कहा, हमें अभी गांव जाना होगा, लेकिन सीधे रास्ते से नहीं, पीछे वाले खेतों से होकर, जहां कोई नहीं जाता। रघु ने कमजोर आवाज में कहा, बहन, मैं चल नहीं पाऊंगा। गीता ने कहा, चलना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग हमें यहां पकड़ लेंगे। किशन ने कहा, लेकिन रघु का खून बह रहा है, उसे पहले पट्टी और दवा चाहिए। गीता ने अपने पल्लू के दूसरे हिस्से को भी फाड़ा और रघु के सिर पर कसकर बांधते हुए कहा, अभी बस इतना ही कर सकते हैं, बाकी गांव पहुंचकर देखेंगे। चारों ने धीरे धीरे रघु को उठाया। ननकू ने उसका एक हाथ अपने कंधे पर रखा, किशन ने दूसरा। गीता आगे आगे रास्ता देखने लगी। वो गन्ने के खेत से बाहर निकले और झाड़ियों के बीच से एक संकरी पगडंडी पकड़ ली। रास्ता कच्चा था, जगह जगह कांटे थे, लेकिन उन्हें अब कांटे नहीं दिख रहे थे। उन्हें बस एक ही चीज दिख रही थी, बचना। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने पीछे से फिर आवाज सुनी। अब की बार ये आवाज कई लोगों की थी, जैसे 2-3 आदमी एक साथ बोल रहे हों। गीता ने धीरे से कहा, तेज चलो, वो लोग वापस आ रहे हैं। रघु ने दर्द में कहा, बहन, अगर मुझे छोड़ना पड़े तो छोड़ देना। गीता ने तुरंत कहा, चुप रह, ऐसी बात मत बोल, हम साथ आए हैं तो साथ जाएंगे। रास्ता खेतों के बीच से निकलता हुआ एक पुराने कुएं के पास पहुंचा।
कुआं सूखा था और उसके चारों तरफ झाड़ियां उगी हुई थीं। गीता को याद आया कि बचपन में वो यहाँ पानी भरने आया करती थी, लेकिन अब ये जगह सुनसान थी। उसने सोचा, अगर पीछा करने वाले पास आ जाएं तो इस कुएं के पास छिपा जा सकता है। लेकिन फिर उसने खुद को झटका दिया, छिपना हमेशा के लिए हल नहीं है। उन्हें अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे सेठ की पकड़ कमजोर हो। वे लोग आगे बढ़ते रहे। सूरज अब ऊपर आ चुका था और धूप तेज होने लगी थी, लेकिन उनके शरीर में पसीना डर का ज्यादा था, गर्मी का कम। गीता का गला सूख रहा था, लेकिन उसने पानी नहीं मांगा, क्योंकि पानी मांगने का मतलब रुकना और रुकने का मतलब पकड़े जाना। कुछ देर बाद उन्हें दूर से गांव के खेतों का किनारा दिखाई देने लगा। अब गांव ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन गांव का नाम सुनते ही गीता का दिल फिर कांप गया, क्योंकि गांव में उसके बच्चे थे और वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसने मन में सोचा, अगर सेठ ने बच्चों को कुछ किया तो मैं क्या करूंगी। लेकिन फिर उसके अंदर एक जिद सी उठी, अगर वो डर गई तो सेठ जीत जाएगा। जैसे ही वे लोग गांव के पीछे वाले हिस्से के पास पहुंचे, वहां एक छोटा सा मिट्टी का घर था जो गांव के बाहर खेतों के बीच में बना था। ये घर था बूढ़ी माई का, जिसे गांव वाले बस माई कहते थे। माई गांव की दाई थी और उसे जड़ी बूटी और पट्टी बांधने की अच्छी समझ थी। गीता ने तुरंत कहा, रघु को माई के घर ले चलते हैं, वहां उसका खून रुक जाएगा। वे लोग माई के घर पहुंचे। माई बाहर चूल्हे के पास बैठी थी और किसी जड़ी बूटी को पीस रही थी। उसने जैसे ही गीता को देखा, तुरंत समझ गई कि कुछ बुरा हुआ है। उसने कहा, अरे गीता, ये क्या हालत बना ली, और ये रघु को क्या हुआ? गीता ने जल्दी से कहा, माई, बाद में बताऊंगी, पहले इसका इलाज कर। माई ने बिना सवाल किए रघु को अंदर लिटाया और तुरंत एक कपड़ा, हल्दी और कुछ पत्ते निकालकर उसका घाव साफ करने लगी। माई के हाथों में उम्र की धीमी गति थी, लेकिन काम में तेजी थी। उसने रघु के सिर पर ठंडा पानी डाला, फिर हल्दी लगाई और एक मोटी पट्टी बांध दी। रघु ने राहत की सांस ली। उसकी आंखें अब थोड़ा खुली थीं। माई ने गीता की तरफ देखा और कहा, अब बोल, क्या हुआ? गीता ने धीरे से पूरी बात बता दी। मंडी का झगड़ा, सेठ की गुंडागर्दी, पुलिस का साथ और फिर हरखू का पीछा। माई ने सुनते सुनते सिर हिलाया, फिर कहा, यह सेठ बहुत बड़ा सांप है और सांप को सिर्फ डंडे से नहीं, आग से मारना पड़ता है। गीता ने कहा, माई, आग कैसे लगाएं? हमारे पास ना पैसा है ना आदमी। माई ने गीता की आंखों में देखा और धीमी आवाज में कहा, पैसा नहीं है तो क्या, गांव में एक चीज है जो सबसे बड़ी ताकत है, और वो है पंचायत। गीता ने कहा, पंचायत? लेकिन पंचायत में भी तो कई लोग सेठ के साथ हैं। माई ने कहा, सब नहीं, कुछ लोग डर के साथ हैं, और डर को तोड़ा जा सकता है अगर तू पंचायत में सबके सामने मंडी का सच बोलेगी, और अगर गांव की औरतें भी साथ आ जाएंगी तो सेठ अकेला पड़ जाएगा। गीता ने माई की बात सुनी। उसके मन में एक नया रास्ता खुला। पंचायत, गांव की सभा, जहां सबके सामने बात रखी जा सकती है। लेकिन तभी बाहर से किसी के दौड़ने की आवाज आई और एक बच्चा हांफता हुआ अंदर आया। वो मोनू था। गीता को देखते ही मोनू की आंखों में डर आ गया। उसने कहा, अम्मा, घर पर कुछ लोग आए थे, हरखू और 2 आदमी। वो तुम्हें पूछ रहे थे, और जब मैं बोला कि अम्मा मंडी गई है तो उन्होंने कहा जब आएगी तो बोल देना सेठ बुला रहा है। और फिर वो घर के अंदर घुसकर संदूक भी देखने लगे। गीता का खून जैसे जम गया। उसने मोनू को अपने पास खींच लिया और पूछा, गुड़िया कहाँ है? मोनू ने कहा, गुड़िया स्कूल से अभी नहीं आई, वो रास्ते में होगी। गीता का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत कहा, मुझे अभी गुड़िया को लेना होगा। अगर हरखू घर आया है तो वो स्कूल के रास्ते पर भी आदमी भेज सकता है। किशन ने कहा, मैं जाता हूं। ननखू ने कहा, मैं भी चलता हूं। गीता ने कहा, नहीं, मैं खुद जाऊंगी, क्योंकि वो मेरी बेटी है और मैं उसे अपने हाथों से लेकर आऊंगी। माई ने गीता का हाथ पकड़कर कहा, अकेली मत जा, सेठ के आदमी तुझे पकड़ सकते हैं। गीता ने कहा, माई, अगर आज मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। और वो तेजी से बाहर निकल गई। गीता खेतों के रास्ते से दौड़ने लगी। उसके पैर मिट्टी में धंस रहे थे, सांस फूल रही थी, लेकिन वो रुकी नहीं। उसके दिमाग में बस गुड़िया का चेहरा था, उसकी छोटी सी हंसी, उसकी 2 चोटी और उसकी मासूम आवाज। गीता ने मन में कहा,
भगवान, मेरी बच्ची को बचा लेना। वो गांव की गलियों में घुसी और सीधे स्कूल की तरफ भागी। रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग उसे देखकर चुप हो गए, जैसे उन्हें पता हो कि सेठ के आदमी उसे ढूंढ रहे हैं। लेकिन गीता ने किसी की तरफ नहीं देखा, वो बस दौड़ती रही। स्कूल के पास पहुंचकर उसने देखा कि बच्चे बाहर निकल रहे हैं, कुछ हंसते हुए, कुछ दौड़ते हुए और कुछ अपने बस्ते संभालते हुए। गीता ने भीड़ में गुड़िया को ढूंढना शुरू किया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था वो गिर जाएगी। लेकिन तभी उसने गुड़िया को देखा। वो स्कूल के गेट के पास खड़ी थी और उसके सामने एक आदमी झुका हुआ था, वही आदमी जो मोनू ने बताया था, हरखू का साथी। गीता की आंखों में आग भर गई। उसने जोर से चिल्लाया, गुड़िया! और उसी पल वो आदमी गुड़िया का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगा। गुड़िया डर कर रोने लगी और गीता दौड़ती हुई उसके पास पहुंच गई। उसने उस आदमी का हाथ पकड़कर जोर से झटका और चिल्लाकर कहा, मेरी बेटी को हाथ लगाया तो मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगी। आदमी ने गीता को देखकर हंसते हुए कहा, अरे आ गई तू, अब चल सेठ के पास। गीता ने उसकी आंखों में आंख डालकर कहा, सेठ के पास मैं जाऊंगी, लेकिन अपनी बेटी को लेकर। और उसने गुड़िया को अपनी छाती से लगा लिया। गुड़िया रोते हुए बोली, अम्मा, ये मुझे ले जा रहा था। गीता ने गुड़िया का माथा चूमा और फिर आसपास देखा। स्कूल के बाहर कई लोग खड़े थे, कुछ मास्टर जी भी बाहर आ गए थे और कुछ औरतें भी अपने बच्चों को लेने आई थीं। गीता ने ऊंची आवाज में कहा, देखो, ये सेठ के आदमी हैं। ये बच्चों को पकड़कर हमें डराना चाहते हैं। ये हमारी औरतों को दबाना चाहते हैं। ये सुनकर वहां खड़ी औरतों में गुस्सा फैल गया। एक औरत बोली, अरे ये क्या कर रहा है? दूसरा बोला, बच्चों को क्यों पकड़ रहा है? वो आदमी घबरा गया। उसने पीछे हटते हुए कहा, मैं तो बस पूछ रहा था, ये बच्ची अकेली जा रही थी। गीता ने कहा, झूठ मत बोल, तू इसे जबरदस्ती ले जा रहा था। मास्टर जी ने आगे बढ़कर कहा, यहाँ स्कूल के सामने ये सब नहीं चलेगा। और उन्होंने उस आदमी को डांटा। आदमी ने चारों तरफ देखा, भीड़ बढ़ रही थी और वो धीरे धीरे पीछे हटकर भाग गया। गीता ने गुड़िया का हाथ कसकर पकड़ लिया और मोनू को भी पास बुलाया। उसने दोनों बच्चों को अपने पीछे कर लिया। उसके अंदर डर के साथ अब गुस्सा भी था, क्योंकि अब बात सीधे बच्चों तक आ गई थी। और जब माँ के बच्चों को खतरा हो तो माँ का डर गुस्से में बदल जाता है। गीता बच्चों को लेकर सीधे माई के घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में गांव की औरतें उसके साथ हो गईं। कुछ ने पूछा, क्या हुआ गीता? गीता ने कहा, सेठ के आदमी हमारे बच्चों को पकड़ रहे हैं। अब चुप रहने का समय नहीं, अब पंचायत बुलानी पड़ेगी। एक औरत बोली, सही कह रही है, अगर आज नहीं बोले तो कल हमारी बेटियां भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। धीरे धीरे गीता के साथ 5, फिर 10, फिर 15 औरतें हो गईं। गांव की गलियों में एक अलग सा माहौल बन गया। औरतों की आवाजें तेज होने लगीं। और जब ये टोली माई के घर पहुंची तो माई ने बाहर निकलकर देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने कहा, बस यही चाहिए था। गांव की औरतें जब चलती हैं तो बड़े बड़े आदमी भी हिल जाते हैं। रघु अंदर लेटा हुआ था। उसने भी आवाजें सुनी और बाहर झांकने की कोशिश की। गीता ने उसे देखकर कहा, रघु, अब पंचायत होगी और अब सेठ को गांव के सामने जवाब देना पड़ेगा। रघु ने कमजोर आवाज में कहा, बस यही रास्ता है, लेकिन ध्यान रखना, सेठ अपने आदमी लेकर आएगा। गीता ने कहा, आने दो, अब हम डरेंगे नहीं। उसी समय गांव की तरफ से ढोल की आवाज आई और एक आदमी चिल्लाता हुआ आ रहा था, पंचायत बुलाओ, पंचायत बुलाओ, सेठ जी ने पंचायत बुलवाई है। गीता ने ये सुनते ही अपनी आंखें सिकोड़ लीं, क्योंकि अब सेठ ने भी चाल चल दी थी। वो पहले ही पंचायत बुला रहा था ताकि मामला अपने हिसाब से मोड़ सके। गीता ने औरतों की तरफ देखा और धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, ठीक है, चलो पंचायत में चलेंगे और आज गांव के सामने सच बोलेंगे, क्योंकि अब लड़ाई मंडी की नहीं रही, अब लड़ाई गांव की इज्जत और हमारे बच्चों की सुरक्षा की हो गई थी। ननकू ने गन्ने के पत्तों को थोड़ा और आगे खींचकर झाड़ जैसा बना दिया ताकि बाहर से कोई उन्हें देख न सके। हरखू की आवाज फिर आई, अरे
मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो, निकल आओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। गीता ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था हरकू वे सुन लेगा। लेकिन उसी समय बाहर से एक और आवाज आई जो हरकू की नहीं थी। वो आवाज थी किसी बूढ़े आदमी की, और वो बोल रहा था, अरे हरकू, उधर मत जा, इधर आ, सेठ बुला रहा है। गीता ने तुरंत समझ लिया कि ये जग्गा काका की आवाज है। हरकू ने गुस्से में कहा, काका, मैं अभी काम में हूं, सेठ से बोल देना बाद में आता हूं। जग्गा काका ने ठंडी आवाज में कहा, हरकू, सेठ का बुलावा है, और तू जानता है, सेठ जब बुलाता है तो देर नहीं पसंद करता। हरकू ने कुछ देर चुप रहकर फिर कहा, ठीक है, अभी आता हूं, और उसके कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर होने लगी। गीता ने राहत की सांस ली, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला, क्योंकि ये राहत असली नहीं थी, ये बस कुछ मिनटों की बचत थी। हरकू गया था, लेकिन वो वापस आ सकता था, और अगर उसने खेत को फिर से छान मारा तो बचना मुश्किल होगा। रघु ने कमजोर आवाज में कहा, जग्गा काका ने हमें बचा लिया। गीता ने धीरे से कहा, अभी बचाव नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है। किशन ने कहा, अब क्या करेंगे? मंडी में तो हंगामा हो गया, पुलिस भी सेठ की है, और अब सेठ को पता चल गया कि हम उसके खिलाफ खड़े हैं। ननकू ने गुस्से में कहा, अब तो सेठ हमें गांव में भी चैन से नहीं रहने देगा। गीता ने चारों तरफ देखा। खेत के उस तरफ कच्चा रास्ता था, दूसरी तरफ झाड़ियां, और आगे दूर गांव का रास्ता। उसने मन में जल्दी जल्दी सोच लिया कि उन्हें गांव वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गांव में सेठ के आदमी पहले से होंगे, और बच्चों तक पहुंचना सेठ के लिए सबसे आसान होगा। गीता ने मन में एक झटका महसूस किया। उसके बच्चे, मोनू और गुड़िया, वो अभी स्कूल से लौटेंगे, और अगर सेठ ने उन्हें पकड़ लिया तो? गीता ने तुरंत कहा, हमें अभी गांव जाना होगा, लेकिन सीधे रास्ते से नहीं, पीछे वाले खेतों से होकर, जहां कोई नहीं जाता। रघु ने कमजोर आवाज में कहा, बहन, मैं चल नहीं पाऊंगा। गीता ने कहा, चलना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग हमें यहां पकड़ लेंगे। किशन ने कहा, लेकिन रघु का खून बह रहा है, उसे पहले पट्टी और दवा चाहिए। गीता ने अपने पल्लू के दूसरे हिस्से को भी फाड़ा और रघु के सिर पर कसकर बांधते हुए कहा, अभी बस इतना ही कर सकते हैं, बाकी गांव पहुंचकर देखेंगे। चारों ने धीरे धीरे रघु को उठाया। ननकू ने उसका एक हाथ अपने कंधे पर रखा, किशन ने दूसरा। गीता आगे आगे रास्ता देखने लगी। वो गन्ने के खेत से बाहर निकले और झाड़ियों के बीच से एक संकरी पगडंडी पकड़ ली। रास्ता कच्चा था, जगह जगह कांटे थे, लेकिन उन्हें अब कांटे नहीं दिख रहे थे। उन्हें बस एक ही चीज दिख रही थी, बचना। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने पीछे से फिर आवाज सुनी। अब की बार ये आवाज कई लोगों की थी, जैसे 2-3 आदमी एक साथ बोल रहे हों। गीता ने धीरे से कहा, तेज चलो, वो लोग वापस आ रहे हैं। रघु ने दर्द में कहा, बहन, अगर मुझे छोड़ना पड़े तो छोड़ देना। गीता ने तुरंत कहा, चुप रह, ऐसी बात मत बोल, हम साथ आए हैं तो साथ जाएंगे। रास्ता खेतों के बीच से निकलता हुआ एक पुराने कुएं के पास पहुंचा। कुआं सूखा था और उसके चारों तरफ झाड़ियां उगी हुई थीं। गीता को याद आया कि बचपन में वो यहां पानी भरने आया करती थी, लेकिन अब ये जगह सुनसान थी। उसने सोचा, अगर पीछा करने वाले पास आ जाएं तो इस कुएं के पास छिपा जा सकता है। लेकिन फिर उसने खुद को झटका दिया, छिपना हमेशा के लिए हल नहीं है। उन्हें अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे सेठ की पकड़ कमजोर हो। वे लोग आगे बढ़ते रहे। सूरज अब ऊपर आ चुका था और धूप तेज होने लगी थी, लेकिन उनके शरीर में पसीना डर का ज्यादा था, गर्मी का कम। गीता का गला सूख रहा था, लेकिन उसने पानी नहीं मांगा, क्योंकि पानी मांगने का मतलब रुकना और रुकने का मतलब पकड़े जाना। कुछ देर बाद उन्हें दूर से गांव के खेतों का किनारा दिखाई देने लगा। अब गांव ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन गांव का नाम सुनते ही गीता का दिल फिर कांप गया, क्योंकि गांव में उसके बच्चे थे और वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसने मन में सोचा, अगर सेठ ने बच्चों को कुछ किया तो मैं क्या करूंगी? लेकिन फिर उसके अंदर एक जिद सी उठी, अगर वो डर गई तो सेठ जीत जाएगा। जैसे ही वे लोग गांव के पीछे वाले हिस्से के पास पहुंचे, वहां एक छोटा सा मिट्टी का घर था,
जो गांव के बाहर खेतों के बीच में बना था। ये घर था बूढ़ी माई का, जिसे गांव वाले बस माई कहते थे। माई गांव की दाई थी और उसे जड़ी बूटी और पट्टी बांधने की अच्छी समझ थी। गीता ने तुरंत कहा, रघु को माई के घर ले चलते हैं, वहां उसका खून रुक जाएगा। वे लोग माई के घर पहुंचे। माई बाहर चूल्हे के पास बैठी थी और किसी जड़ी बूटी को पीस रही थी। उसने जैसे ही गीता को देखा तुरंत समझ गई कि कुछ बुरा हुआ है। उसने कहा, अरे गीता, ये क्या हालत बना ली, और ये रघु को क्या हुआ? गीता ने जल्दी से कहा, माई बाद में बताऊंगी, पहले इसका इलाज कर। माई ने बिना सवाल किए रघु को अंदर लिटाया और तुरंत एक कपड़ा, हल्दी और कुछ पत्ते निकालकर उसका घाव साफ करने लगी। माई के हाथों में उम्र की धीमी गति थी, लेकिन काम में तेजी थी। उसने रघु के सिर पर ठंडा पानी डाला, फिर हल्दी लगाई और एक मोटी पट्टी बांध दी। रघु ने राहत की सांस ली। उसकी आंखें अब थोड़ा खुली थीं। माई ने गीता की तरफ देखा और कहा, अब बोल, क्या हुआ? गीता ने धीरे से पूरी बात बता दी। मंडी का झगड़ा, सेठ की गुंडागर्दी, पुलिस का साथ और फिर हरखू का पीछा। माई ने सुनते सुनते सिर हिलाया, फिर कहा, यह सेठ बहुत बड़ा सांप है और सांप को सिर्फ डंडे से नहीं, आग से मारना पड़ता है। गीता ने कहा, माई आग कैसे लगाएं? हमारे पास ना पैसा है ना आदमी। माई ने गीता की आंखों में देखा और धीमी आवाज में कहा, पैसा नहीं है तो क्या, गांव में एक चीज है जो सबसे बड़ी ताकत है, और वो है पंचायत। गीता ने कहा, पंचायत? लेकिन पंचायत में भी तो कई लोग सेठ के साथ हैं। माई ने कहा, सब नहीं, कुछ लोग डर के साथ हैं, और डर को तोड़ा जा सकता है अगर तू पंचायत में सबके सामने मंडी का सच बोलेगी, और अगर गांव की औरतें भी साथ आ जाएंगी तो सेठ अकेला पड़ जाएगा। गीता ने माई की बात सुनी। उसके मन में एक नया रास्ता खुला। पंचायत, गांव की सभा, जहां सबके सामने बात रखी जा सकती है। लेकिन तभी बाहर से किसी के दौड़ने की आवाज आई और एक बच्चा हांफता हुआ अंदर आया। वो मोनू था। गीता को देखते ही मोनू की आंखों में डर आ गया। उसने कहा, अम्मा, घर पर कुछ लोग आए थे, हरखू और 2 आदमी। वो तुम्हें पूछ रहे थे, और जब मैं बोला कि अम्मा मंडी गई है तो उन्होंने कहा जब आएगी तो बोल देना सेठ बुला रहा है। और फिर वो घर के अंदर घुसकर संदूक भी देखने लगे। गीता का खून जैसे जम गया। उसने मोनू को अपने पास खींच लिया और पूछा, गुड़िया कहाँ है? मोनू ने कहा, गुड़िया स्कूल से अभी नहीं आई, वो रास्ते में होगी। गीता का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत कहा, मुझे अभी गुड़िया को लेना होगा। अगर हरखू घर आया है तो वो स्कूल के रास्ते पर भी आदमी भेज सकता है। किशन ने कहा, मैं जाता हूं। ननखू ने कहा, मैं भी चलता हूं। गीता ने कहा, नहीं, मैं खुद जाऊंगी, क्योंकि वो मेरी बेटी है और मैं उसे अपने हाथों से लेकर आऊंगी। माई ने गीता का हाथ पकड़कर कहा, अकेली मत जा, सेठ के आदमी तुझे पकड़ सकते हैं। गीता ने कहा, माई, अगर आज मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। और वो तेजी से बाहर निकल गई। गीता खेतों के रास्ते से दौड़ने लगी। उसके पैर मिट्टी में धंस रहे थे, सांस फूल रही थी, लेकिन वो रुकी नहीं। उसके दिमाग में बस गुड़िया का चेहरा था, उसकी छोटी सी हंसी, उसकी 2 चोटी और उसकी मासूम आवाज। गीता ने मन में कहा, भगवान, मेरी बच्ची को बचा लेना। वो गांव की गलियों में घुसी और सीधे स्कूल की तरफ भागी। रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग उसे देखकर चुप हो गए, जैसे उन्हें पता हो कि सेठ के आदमी उसे ढूंढ रहे हैं। लेकिन गीता ने किसी की तरफ नहीं देखा, वो बस दौड़ती रही। स्कूल के पास पहुंचकर उसने देखा कि बच्चे बाहर निकल रहे हैं, कुछ हंसते हुए, कुछ दौड़ते हुए और कुछ अपने बस्ते संभालते हुए। गीता ने भीड़ में गुड़िया को ढूंढना शुरू किया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था वो गिर जाएगी। लेकिन तभी उसने गुड़िया को देखा। वो स्कूल के गेट के पास खड़ी थी और उसके सामने एक आदमी झुका हुआ था, वही आदमी जो मोनू ने बताया था, हरखू का साथी। गीता की आंखों में आग भर गई। उसने जोर से चिल्लाया, गुड़िया, और उसी पल वो आदमी गुड़िया का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगा। गुड़िया डर कर रोने लगी और गीता दौड़ती हुई उसके पास पहुंच गई। उसने उस आदमी का हाथ पकड़कर जोर से झटका और चिल्लाकर कहा, मेरी बेटी को हाथ लगाया तो मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगी। आदमी ने गीता को देखकर हंसते हुए कहा, अरे आ गई तू, अब चल सेठ के पास।
गीता ने उसकी आंखों में आंख डालकर कहा, सेठ के पास मैं जाऊंगी, लेकिन अपनी बेटी को लेकर। और उसने गुड़िया को अपनी छाती से लगा लिया। गुड़िया रोते हुए बोली, अम्मा, ये मुझे ले जा रहा था। गीता ने गुड़िया का माथा चूमा और फिर आसपास देखा। स्कूल के बाहर कई लोग खड़े थे, कुछ मास्टर जी भी बाहर आ गए थे और कुछ औरतें भी अपने बच्चों को लेने आई थीं। गीता ने ऊंची आवाज में कहा, देखो, ये सेठ के आदमी हैं। ये बच्चों को पकड़कर हमें डराना चाहते हैं। ये हमारी औरतों को दबाना चाहते हैं। ये सुनकर वहां खड़ी औरतों में गुस्सा फैल गया। एक औरत बोली, अरे, ये क्या कर रहा है? दूसरा बोला, बच्चों को क्यों पकड़ रहा है? वो आदमी घबरा गया। उसने पीछे हटते हुए कहा, मैं तो बस पूछ रहा था, ये बच्ची अकेली जा रही थी। गीता ने कहा, झूठ मत बोल, तू इसे जबरदस्ती ले जा रहा था। मास्टर जी ने आगे बढ़कर कहा, यहाँ स्कूल के सामने ये सब नहीं चलेगा। और उन्होंने उस आदमी को डांटा। आदमी ने चारों तरफ देखा, भीड़ बढ़ रही थी और वो धीरे धीरे पीछे हटकर भाग गया। गीता ने गुड़िया का हाथ कसकर पकड़ लिया और मोनू को भी पास बुलाया। उसने दोनों बच्चों को अपने पीछे कर लिया। उसके अंदर डर के साथ अब गुस्सा भी था, क्योंकि अब बात सीधे बच्चों तक आ गई थी। और जब माँ के बच्चों को खतरा हो तो माँ का डर गुस्से में बदल जाता है। गीता बच्चों को लेकर सीधे माई के घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में गांव की औरतें उसके साथ हो गईं। कुछ ने पूछा, क्या हुआ गीता? गीता ने कहा, सेठ के आदमी हमारे बच्चों को पकड़ रहे हैं। अब चुप रहने का समय नहीं, अब पंचायत बुलानी पड़ेगी। एक औरत बोली, सही कह रही है, अगर आज नहीं बोले तो कल हमारी बेटियां भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। धीरे धीरे गीता के साथ 5, फिर 10, फिर 15 औरतें हो गईं। गांव की गलियों में एक अलग सा माहौल बन गया। औरतों की आवाजें तेज होने लगीं। और जब ये टोली माई के घर पहुंची तो माई ने बाहर निकलकर देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने कहा, बस यही चाहिए था। गांव की औरतें जब चलती हैं तो बड़े बड़े आदमी भी हिल जाते हैं। रघु अंदर लेटा हुआ था। उसने भी आवाजें सुनी और बाहर झांकने की कोशिश की। गीता ने उसे देखकर कहा, रघु, अब पंचायत होगी और अब सेठ को गांव के सामने जवाब देना पड़ेगा। रघु ने कमजोर आवाज में कहा, बस यही रास्ता है, लेकिन ध्यान रखना, सेठ अपने आदमी लेकर आएगा। गीता ने कहा, आने दो, अब हम डरेंगे नहीं। उसी समय गांव की तरफ से ढोल की आवाज आई और एक आदमी चिल्लाता हुआ आ रहा था, पंचायत बुलाओ, पंचायत बुलाओ, सेठ जी ने पंचायत बुलवाई है। गीता ने ये सुनते ही अपनी आंखें सिकोड़ लीं, क्योंकि अब सेठ ने भी चाल चल दी थी। वो पहले ही पंचायत बुला रहा था ताकि मामला अपने हिसाब से मोड़ सके। गीता ने औरतों की तरफ देखा और धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, ठीक है, चलो पंचायत में चलेंगे और आज गांव के सामने सच बोलेंगे, क्योंकि अब लड़ाई मंडी की नहीं रही, अब लड़ाई गांव की इज्जत और हमारे बच्चों की सुरक्षा की हो गई थी।